हमारे मध्य हमारे आज के अतिथियों का आगमन हो चुका है। सम्मानित अतिथियों से निवेदन है कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। आज हम सभी यहाँ एकत्रित हैं 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के इस समापन सत्र हेतु। हमारे मध्य इस सत्र के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं प्रोफेसर अरविंद धज्जा सर। आप प्रोफेसर हैं शिक्षा शास्त्र विभाग में इग्नू में। सम्मानित अतिथियों से निवेदन है कि वे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ करने की कृपा करें। आशासुराशि भवदंगवल्ली भासैव दाति कृतदुग्ध सिंधो मंदस्मितैरनिंदित शारदेन्दु वंदे रविंदासन सुंदरी त्वाम। सरस्वती वंदना के साथ हैं हमारे मध्य छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय की छात्राएं। जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 हे वीणा पाणी। मातु भवानी, मातु भवानी। जय जय हे वीणा पाणी, जय 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 वीणा पाणी। अब आपके समक्ष है ज्ञानी गंगा सलिली सुहानी, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। हे ज्ञानी गंगा सलिली सुहानी, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। उद्योग नगरी की राजधानी, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। सिराए जहाँ बड़े छात्र छाए, जहाँ बड़े छात्र छाए। तमाम कॉलेज तेरी सिराए, जहाँ बड़े छात्र छाए, जहाँ बड़े छात्र छाए। जय हो तुम्हारी जय हो। हे ज्ञानी गंगा सलिली सुहानी, तुम्हारी जय हो। उद्योग नगरी की राजधानी, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। हे ज्ञानी गंगा सलिली सुहानी। और अब अतिथि स्वागत की हमारी सांस्कृतिक सनातन परंपरा। सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर प्रशांत जी को कि आप आए और आज के हमारे मुख्य अतिथि को पादप भेंट कर उनका स्वागत करने की कृपा करें।
प्रोफेसर अरविंद झा। आप शिक्षा जगत में एक जाना माना नाम है। शिक्षा और शैक्षणिक कार्यों में आपकी विशेष रुचि है। आपके सानिध्य में अनेक छात्र निरंतर ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसित हैं। अब निवेदन है डॉक्टर मानस से कि वे आए और माननीय कुल सचिव डॉक्टर अनिल यादव जी को पादप भेंट करें, उनका स्वागत करें। मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत के पश्चात उनके सम्मान के लिए आमंत्रण है प्रोफेसर संदीप सिंह जी को कि आप आए और हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि महोदय को अंग वस्त्र भेंट करें और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करने की कृपा करें। दो दिवसीय यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक अपने समापन की ओर है और निश्चय ही इस सेमिनार से, संगोष्ठी से हमारे विद्यार्थियों को बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त हुआ है। और अब स्वागत भाषण के लिए निवेदन है डॉक्टर मानस उपाध्याय से। आप इस कार्यक्रम के संयोजक भी हैं। डॉक्टर प्रशांत जी से निवेदन है स्वागत भाषण हेतु। आज के हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर अरविंद कुमार झा सर, हमारे कुल सचिव सर डॉक्टर अनिल कुमार यादव, डीन सोशल साइंसेज प्रोफेसर संदीप सिंह सर, कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर मानस उपाध्याय, सभागार में उपस्थित डेलीगेट्स, विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, विद्यार्थी, रिसर्च स्कॉलर। आज वैलिडिक्टरी सेशन जो ये समापन की तरफ जो हम लोग अपने जो नेशनल सेमिनार है उसमें बढ़ रहे हैं, कार्यक्रम जो इसका मुख्य रिकंडीशनिंग ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन, जो इसका टाइटल था कि एनईपी के थ्रू हम लोग कैसे रिकंडीशनिंग कर सकते हैं अपने इंडियन कल्चर की और ट्रेडिशन की, ये मुख्य विषय पर इस पर कहते काफ़ी शोध पत्र पढ़े गए। डिटेल रिपोर्ट मानस सर प्रेजेंट करेंगे। मैं कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सर दिल्ली से आए और उन्होंने अपना समय निकाला इस हमारे वैलिडिक्टरी सेशन के लिए, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। रजिस्ट्रार सर जो अपने बिजी शेड्यूल में कहते उन्होंने भी हमारा आग्रह स्वीकार किया और समय निकाला, उनका भी मैं कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। संदीप सर जो हमको हमेशा गाइड करते रहते हैं, उनसे भी हमने निवेदन किया, सर ने भी हमारा आग्रह स्वीकार किया, उनका भी मैं स्वागत करता हूं और सभी का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूं। जब बात आती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, तो कहीं ना कहीं ये हमको स्किल बेस्ड हमारे अंदर मूल्यों का विकास, हमारे अंदर कल्चरल जो अपनी सांस्कृतिक दृष्टि है उसकी तरफ ले जाने का प्रयास करती है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में दो क्षेत्र हैं। एक साउथ का क्षेत्र है जहाँ पे पानी है, चंबल नदी है, और एक पश्चिम का क्षेत्र है। तो पश्चिम के क्षेत्र में रेगिस्तान है, लेकिन वहाँ के लोग ज़्यादा उद्यमशील हैं। जितना पूरे हिंदुस्तान में जितना भी मार्केट है सारा मारवाड़ियों ने कैप्चर कर रखा है। कानपुर का भी एग्जाम्पल लें तो काफ़ी कुछ मार्केट यहाँ पर है। चेन्नई की बात करें तो जो हिंदी स्पीकिंग पीपल है वो मारवाड़ी है वहाँ पे। बाकी जो वहाँ के लोकलाइट्स हैं वो सारे बात करते हैं अपनी, उनकी जो तेलुगु मलयालम जो लैंग्वेजेस हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है कहीं ना कहीं एक प्रयास करती है हमको स्किल इन्हेंसमेंट करने के लिए, उद्यमशील बनाने के लिए, हमारा जो कल्चर है, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, हमारा सिविलाइजेशन है, उन तरफ की ओर वो उन्मुख करती है और हमको आगे बढ़ाती है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अब निवेदन है हमारे आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर अरविंद झा सर से कि आप आए और हम सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। प्रोफेसर अरविंद झा सर, शिक्षा शास्त्र विभाग, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी।
the outset, I must thank CSJM University Kanpur, which was earlier known as Kanpur University, in general, and the convener of this seminar, Dr. Manas Upadhyay, from Department of Lifelong Learning and Extension in particular. This was his persuasive persistence which compelled me to come. Because just one day back, I was somewhere else, which was not possible for me to travel here. But thank you so much, Dr. Upadhyay, the registrar of the university, the dean, all the dignitaries sitting on the dais, as well as the off the dais. It's not an honor, but I think it's a privilege to be the part of this seminar, which is sponsored by ICSSR. And more importantly, the topic is very, very visionary, because the topic has been conceptualized like this: reconditioning Indian tradition and culture through NEP 2020, multilingual, multicultural, and multidisciplinary educational approach. I know it will not be possible for me to do justice to this topic in a given time framework, that is 20 minutes, right? It's almost 5:04 according to my watch. And by 5:24:25, I would like to conclude my talk, friends. Those who belong to the discipline of education must be familiar with the concept called constructivism. And I very proudly claim that till date, God has given me this opportunity to call myself as the only author on that concept in India. And the incidence is like this. When I was developing my book, I mentioned one American psychologist, and his name is Kenneth Gergen, as a constructivist thinker. He was invited by Department of Psychology, University of Delhi, and I had chance to interact with him. So in my first interaction with him physically, he said, "Thank you so much, Professor Jha, including my name in the set of, or the group of, the luminaries like Immanuel Kant, Jean Piaget, Vygotsky, Glaserfels, and so on and so forth, and my name is also in that group. But I would like to tell you that I don't identify myself, thank you, I won't like to identify myself as a constructivist thinker or constructivist psychologist, rather constructionist thinker and constructionist psychologist." And that was the moment when I decided that I need to study this further. And the only difference is that constructivism emphasizes on constructing the knowledge, because constructivism believes knowledge can neither be given nor taken, it can only be constructed. Now, what is the difference? So I had 2 hours long chat with him. Still, he is alive. He's running an institution along with his wife in the US. And the name of the institute is the Tao Institution. He said that I focus more on the culture. Similarly, our education students and our education professors time and again quote Paul Freire, a famous book. Sociology people, social work people, psychology people, education people all refer to that book, Pedagogy of the Oppressed. And mostly people talk pedagogy in the sense of emancipatory note, that pedagogy should not be reduced to only art of teaching. I'll talk about that later. And he also talks about the culture in a different sense. Then I started asking question myself. If that's the case, why our curriculum, irrespective of the disciplinary orientation,
whether it is of sciences, social sciences, humanities, or anything else, why the curriculum of these disciplines don't give importance to culture. So many science and mathematics people asked me, do you think it's possible to bring culture in the mathematics curriculum? And my answer is to be yes, very much it is possible, provided you are committed to that. Thankfully, what happened in 2020, NEP 2020 came into existence, and very brilliantly, it has underlined giving the importance of, first, that you must be proud of your own culture. And you must revere the cultural connotation of this great country. So what I want to say? I want to say only three things, friends. The first, there is a need to develop a curriculum which I call the way curriculum exists today in educational setup, be it social science curriculum, humanities curriculum, or any other curriculum, a dead curriculum. Why do I call it dead curriculum? I call it dead curricula, being a student of education, because I consider any curricula which is isolatory in nature will be the dead curricula. For example, you isolate yourself. Even you are taking the breath, you are existing on this earth, but you are dead. And we all have witnessed in 2019, the COVID-19 pandemic period, what it compelled us to realize. It compelled us to realize that to live as a human being needs another human being. People say, so that's why my humble urge will be many young scholars, students, teachers, even the dean is sitting here, let's do something to convert the existing curricula into cultural curricula. And more importantly, why constructionism is different from constructivism, the relational curricula. मनुष्य अपने संबंधों को त्याग के मनुष्य नहीं बना रह सकता. I'll give you one example because many students are sitting here. The day I was born, what happened in my life? The day I was born, somebody became chacha or chachi, mama or mami, nana or nani. What I'm trying to say is that the day a child is born on this earth, all relationships take place. Am I right? Please ask yourself a question. If, I'm sorry, I'll give you maximum example from mathematics because my first discipline is mathematics, right? I have done my master in mathematics. And then my another master is in education. If anybody calls me, I would like to depict this relationship in one word. तो वेन डायग्राम का यूज करते हुए या सेट थियरी का यूज करते हुए हम कहेंगे कि दे बिलोंग टू वन सेट एंड दैट सेट इज रिलेशन. यानी किसी भी मनुष्य का तमाम संबंध उस दिन पैदा होता है या उस वक्त पैदा होता है जब इस धरती पे पैदा नहीं होता है. Now tell me, अगर मैं अपने चाचा को रिलेटिव कह सकता हूं, अपने फूफा को रिलेटिव कह सकता हूं, अपने मामा को रिलेटिव कह सकता हूं, तो क्या अपने माता पिता को भी रिलेटिव कह सकता हूं? Yes or no? Ask yourself. I'm not here to answer the question, rather to raise the questions. And that's the work of a professor and educationist. And that's why I would like to quote my ideal, Bertrand Russell, who says, in philosophy it's not important, answer is not important, rather question is important. And more importantly, to raise the fundamentally right question. Why? Because only the right question can lead you to right answer.
When you will develop cultural curricula, relational curricula, then your students will become more thinking being. Forget about any other discipline. I have no hesitation to say, even the mathematics curriculum, those who complete their master's or graduation or undergraduate degree in mathematics, they have forgotten the art of thinking. I was reading one research study and it says, not necessarily you have done master in science or master in computer science or master in any science or master in mathematics. Logically, you are sound. This is what American studies suggest. So friends, my humble request to each one of you will be, in whatever capacity you are today, tomorrow your capacity will change. I always used to say in Delhi University to my all teachers, if you are the present, don't forget we are the future. So if these people are the present, don't forget all the students who are sitting, they are the future of this country. Friends, tomorrow, when your role will change, your task will change. Think about how to convert the curriculum which you are studying right now from dead curriculum to cultural curriculum or relational curriculum. This is the first thing that I wanted to say. The second, how can it be done? NEP 2020 says that there is a need to have the deep sense of reverence of Indian cultural heritage. Am I right? But how can you make it truly a part of your curriculum? My answer will be not only ideologizing the past. हमारे वेद बहुत महान हैं, वेद में सारे ज्ञान हैं, कौन कहता है? लेकिन इसको कब तक हम रिपीट करते रहेंगे? So my humble request will be, from ideologizing or glorifying the past to have critical appreciation of the past. Critical appreciation means to appreciate critically. If something which is a very brilliantly good and suitable for modern context, we'll do that. If we find there is nothing, then we'll have our critical understanding as well. 1948-49, the first Commission on Education in independent India very brilliantly highlights, only ideologizing the past will not serve the purpose. So this is the second thing. Third, the more important thing is the pedagogy. You open any book or any dictionary, what is the definition of pedagogy? People say pedagogy is a science of teaching. Then some people will object and say, hey, it's not only science of teaching, it's also science of learning. Fine, I agree. But I consider pedagogy can or should not be reduced to either as a science of teaching or art of teaching. It is beyond that. So pedagogy cannot be reduced to the techniques of teaching from the scientific point of view or the cultural point of view or the learning point of view. It is a discourse, it is a dialogue. I was reading when I received one brochure about the seminar. Manas, I would like to congratulate him and his entire team. So brilliantly it's written. How many of you have read about the seminar? How many of you have read about the seminar? Very good. 1, 2, few hands. I'll humbly urge each one of you, please read those lines. I don't know who has drafted it. Maybe Manas or the entire team of Manas. But it's a very brilliantly written. Very brilliantly written. And taking a clue from that only, he writes, about the seminar underlines, fostering a deep sense of pride and reverence of Indian culture. Now, how to foster the deep sense of pride? I would like to present a small anecdote. I was presenting a paper in University of Riverside, California. And just before 2 months or 1 month, Kuti was awarded
perhaps one of the greatest music award. And there he said, I come from the land which has given the birth of the concept of the zero. So I thought, why not I should also introduce to the intellectual gatherings in California like that only. This is the only way to develop my deep sense of pride in being an Indian. And I started saying this, that I come from the land which has given birth to the concept of the zero to the world. And then one of the professors sitting out there from the heartland of Arabia, now we are friends because he's also teaching their pedagogy of mathematics, he's a professor of pedagogy of mathematics. And he raised the hand, he said, and somebody was chairing the session, Mr. Chairman, I have an objection to this. So I said, okay, fine, what's your objection? He said, the objection is this, zero was not invented by India. Zero did not originate in India. It originated in the heartland of Arabia, traveled to India, and from India it traveled to Europe and America. Then I said, Mr. Chairman, you give me 5 minutes more, because my time was only 20 or 25 minutes to present my entire paper. He said, yeah, please. I said, I would like to ask my learned colleague, if he claims that zero was originated in the heartland of Arabia, then what is the cultural connotation of the concept of the zero? This was kind of hall was there. And the complete silence. Then that gentleman said, okay, you tell me what is the Indian cultural connotation of the concept of zero in India. I said, I'll definitely tell you. I said, Mr. Chairman, to explain this, I need further 5 minutes. So 5 plus 5, 10 minutes. He said, please go ahead. I said, see, when I was very small, जब मैं बहुत छोटा था, तो किसी भी शार्प चीजों से खेलता रहता था, बहुत छोटा, जब मुझे बोलना नहीं आता था, तो मेरे हाथ से उस शार्प ऑब्जेक्ट को छीन लिया जाता था, क्योंकि मेरे बड़ों को ऐसा लगता था कि चूंकि जी मुझे अक्ल नहीं है, मेरी बुद्धि अभी शार्पन नहीं हुई है, तो कहीं मैं नाक में ना घुसा लूं, आंख में ना घुसा लूं या मुंह में ना घुसा लूं, यानी मैं अपने को डैमेज ना कर लूं और हार्म ना कर लूं। और जब इसे छीन लिया जाता था हाथ से, तो हमारे आई एम ए मैथिल गाय, राइट, हमारी मैथिली भाषा में कहा जाता था सुनना 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 सुनना। जब मुझे कोई शब्द भी बोलना नहीं आता था, संज्ञा का कोई भान भी नहीं था, तो ये सीखा कि सुनना यानी शून्य को अभ्रंश सुनना कहते हैं। तो सुनना का मतलब है कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं गायब। मैंने कहा मिस्टर चेयरमैन, when I started going to the school, then teacher oriented me to the world of numbers, starting from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. When they introduced for the first time the concept of the 10, I was amazed. My goodness. If they have started the concept of number from 1, then why to write 1, 10, 1 and 0? From where 0 comes? We had no answer. Then I realized, when say, okay, 1 to 9 is a set of natural numbers. To convert natural number into the concept of whole number, you have to include 0 in that set. So theoretically that is said. Computer scientist is sitting here. The entire computer science operates on the principle of binary system, 0 and 1, on and off. So those who belong. See the powerful concept. So for the first time I realized 0 is also a number, like any other number from 1 to 9, but it has no value. So we used to wonder, what kind of number is this? Number means it has some value. No, being a human being means human being has a value. And that's why in democracy it is said, each human being, हर मनुष्य असीम संभावनाओं का पुतला है, वो कल कुछ भी हो सकता है। ये डेमोक्रेसी सिखाती है। फाइन, वी एक्सेप्टेड, हमने क्वेश्चन नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन करने की क्षमता नहीं थी। फिर कहा गया कि रुको, शून्य का मान भले कुछ ना हो, लेकिन अब इसका करिश्मा देखो। जब इसको ऑपरेशन करोगे,
यानी जोड़, घटा, गुणा और भाग। ऐड करोगे 5 + 0 = 5, 5 - 0 = 2, बट 5 × 0 = अगर दुनिया का कोई गणितज्ञ ये दावा करता है कि वो इस फेनोमेना को समझता है, तो मैं आज अपनी प्रोफेसरशिप रिजाइन करने के लिए तैयार हूं और उसका शिष्य बनने के लिए तैयार हूं। कोई नहीं समझता है पूरी दुनिया में। कहा रुक जाओ, भी पूरा नहीं हुआ है। जब 5 को 0 से या किसी भी चीज को 0 से गुणा करोगे, तो इसमें यह ताकत है कि सब कुछ को अपने में समाहित कर लेता है। कहा जब भाग कर दोगे तो वो अनंत हो जाता है। आज तक दुनिया का कोई गणितज्ञ पैदा नहीं हुआ इस धरती पे, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, किसी भी कंटिनेंट का नाम लें जो इस घटना को समझा सके। आर्यभट्ट ने किया था पाटलिपुत्र की धरती में। मैंने कहा मिस्टर चेयरमैन, बट माई आंसर टू द जेंटलमैन इज नॉट येट कंप्लीटेड। He said, then what's that? एक किताब है, कभी मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा, द कोड नेम गॉड। क्या नाम बताया मैंने? द कोड नेम गॉड। मणिभौमिक का लिखा हुआ है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कौन है मणिभौमिक। लेजर टेक्निक का जन्मदाता है, IIT खड़गपुर का प्रोडक्ट है, अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहते हैं। अब तो बहुत बुजुर्ग हो गए, मुझे ये भी नहीं पता कि वो उस दुनिया में है या नहीं। उन्हीं की ये किताब है। आज जो आंखों का ऑपरेशन जिस लेजर टेक्निक से किया जाता है, उसके इन्वेंटर वही है, लेकिन वो अमेरिका में जाके। उस किताब के अंतिम चैप्टर को लिखते वो कहता है, when my father used to take hold of my hand and when I used to go from field to my house and I used to look at the starry nights and I was trying to decipher the infinite power of दिस कॉस्मोस। और फिर वो सब कुछ लिखता है, लंबा डिस्क्रिप्शन नहीं बताऊंगा। उसको पढ़ते हुए मुझे जो समझ में आई उसको एक लाइन में कहता हूं और बात को आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि 25 तक मुझे खत्म करनी है बात। कि शून्य ही अनंत है और अनंत ही शून्य। यह भारत की सांस्कृतिक ताकत है, जो दुनिया के किसी भी गणित की ताकत नहीं बन सकती है। क्यों? भारत की मिट्टी में भारत के विद्वानों के द्वारा पैदा हुआ। मैं इसीलिए कहता हूं कि फॉस्टरिंग ए डीप सेंस ऑफ प्राइड केवल आइडियोलॉजाइजिंग द पास्ट नहीं होगा, केवल ग्लोरीफाइंग द पास्ट नहीं होगा। क्या चाहिए? क्रिटिकल एप्रिसिएशन। गणित के बहुत सारे लोग बैठे होंगे, हम कहते हैं हु इज द फादर ऑफ ज्योमेट्री, कहते हैं यूक्लिड। दूसरा एग्जाम्पल, उसकी किताब, उसका नाम है 13 प्रिंसिपल्स। पहले प्रिंसिपल में वो लिखता है व्हाट इज अ पॉइंट, और कहता है पॉइंट इज ए डायमेंशनलेस ज्योमेट्रिकल फिगर। दूसरे प्रिंसिपल में लिखता है व्हाट इज अ लाइन, और लिखता है लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। क्या कंट्राडिक्शन है? एक तरफ कहता है कि पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं है ज्योमेट्रिकली, और दूसरी तरफ कहता है डायमेंशनलेस पॉइंट डायमेंशन को पैदा करता है। आज भी हम मानते हैं कि यूक्लिड ही ज्योमेट्री का फादर है, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई कुछ नहीं। What happened? जब तक इसको ग्लोरीफाई हम करते रहे, जब तक हम इसको आइडियोलॉजाइज करते रहे, ज्योमेट्री की दूसरी शाखा इस दुनिया में नहीं है। फिर जर्मनी में एक व्यक्ति पैदा होता है जिसका नाम है रेन डेकार्ट। आप लोगों ने पढ़ा होगा उसके बारे में। कहता है कोजियो ऑगो सूं, आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट। ये कार्टेशियन सिस्टम ऑफ थिंकिंग। और तब उसने कहा कि ओ माय गॉड, यूक्लिड ने ब्लंडर किया है। पॉइंट कैन नॉट बी डिफाइंड, ओनली इट्स लोकल्स कैन बी आइडेंटिफाइड। और एक नया ज्योमेट्री को जन्म होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैं उस दिन के आस में हूं, या तो ईश्वर मुझे ताकत दे दे कि जो एक्सियम्स आपके सामने पेश किया है मैंने, शून्य ही अनंत है और अनंत ही शून्य, या तो उसको हम मैथमेटिकली प्रूव कर दें, या कोई ऐसा नौजवान दुनिया के किसी विषय का हो, भारत के किसी विषय का हो, वो इसको प्रूव कर दें। जब तक हम उसमें कुछ नया नहीं जोड़ देते हैं, केवल आइडियोलॉजाइजिंग द पास्ट से हमारा काम नहीं चलेगा। दिस इज वन। And for all these things, what is needed is critical framework. What kind of framework? आप सबको पता है, यूनेस्को ने भी कहा है 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी स्किल क्या है? क्रिटिकलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग।
वही चीजों को नया जन्म दे सकता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एज आई सेड, कल्चरल करिकुलर फ्रेमवर्क। दुनिया का कोई भी विषय ले आइए, ये इसलिए मैंने कहा कि मुझसे ज़्यादातर लोग मैथ्स और साइंस के लोग पूछते हैं कि कल्चर बताइए। फिजिक्स के क्वांटा को एक्सप्लोर करते हुए हम कैसे कल्चर बता सकते हैं? भारत का तो किसी व्यक्ति ने लिखा है, लेकिन वियना का एक प्रोफेसर ने लिखा है, उसका नाम है फ्रिजर कापरा, लॉ ऑफ फिजिक्स में, कि शिव का तांडव नृत्य ट्रू कॉस्मिक डांस है। कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। What I'm trying to advocate is this, friends, that there is immense possibility if we are truly committed to Indian culture and having the deep sense of pride in its culture, then we can truly convert the existing dead curricula into cultural curricula, or existing isolatory curricula into relational curricula, and last but not the least, what is needed for that? The cultural identity based on Indian cultural heritage. These are some of the examples that I wanted to present before you. Thank you so much, ladies and gentlemen. बहुत धन्यवाद सर। आपके विचारों से निश्चित ही हमारे सभी विद्यार्थी अत्यधिक लाभान्वित हुए हैं। 2 दिवसीय इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में पोस्टर प्रेजेंटेशन विद्यार्थियों द्वारा किया गया था, जिनको पुरस्कार भी प्रदान किया जा रहा है। 3 पुरस्कार हैं। प्रथम पुरस्कार खुशी और ऋषभ यादव का है। सम्मानित अतिथियों से निवेदन है कि हमारे विद्यार्थियों को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन करने की कृपा करें। खुशी एवं ऋषभ यादव, इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है पोस्टर प्रेजेंटेशन। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है देव मेहरोत्रा तथा आर्यन सिंह चौहान ने। द्वितीय स्थान है देव मेहरोत्रा तथा आर्यन सिंह चौहान का। हमारे युवा वर्ग के विद्यार्थी हैं और बड़े ही उत्साहपूर्वक उन्होंने सेमिनार में भाग लिया है और ये विद्यार्थियों को निश्चय ही आगे भी निरंतर इस प्रकार के प्रेरणादायी कार्यक्रमों में सहभागिता के लिए प्रोत्साहित करता रहेगा। इसके पश्चात तृतीय पुरस्कार है अंकिता तथा हृतिक का। तृतीय पुरस्कार अंकिता और हृतिक का। हर्ष का विषय है कि सभी ही युवा वर्ग के विद्यार्थी हैं। इसके साथ ही सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं। 2 पुरस्कार हैं सांत्वना पुरस्कार। एक पुरस्कार है आरतेम का। आरतेम द्वितीय सांत्वना पुरस्कार मान्या शुक्ला को दिया गया है। आप भी आए और अपना पुरस्कार ग्रहण करें।
अब मान्या शुक्ला अपना पुरस्कार ग्रहण करते हुए आप सभी से कर्तव्य का अनुरोध है। अब जो हमारे बेस्ट वॉलंटियर्स हैं उनके लिए भी सर्टिफिकेट्स हैं। बहुत मेहनत से बच्चों ने काम किया है, मैं नाम लूंगी उनका। पूरी टीम का काम है और बच्चों ने बहुत योगदान दिया है। अहेरिया कमल, श्रेया कमल, सलोनी यादव, सलोनी यादव, अभिषेक कुमार, प्रत्याशा सरकार। सभी बच्चे जल्दी जल्दी से आएंगे। अभिषेक गौर, भाग्यश्री, अविनाश यादव, सभी विद्यार्थी आते जाएंगे और पंक्तिबद्ध होकर खड़े होते जाएंगे। अविनाश यादव के पश्चात मुस्कान, आप लोग अगर ताली बजाते रहेंगे तो हमारे विद्यार्थियों का बढ़ेगा। ये केवल 2 दिन की मेहनत नहीं है, पिछले कई दिनों से विद्यार्थी लगातार कार्य कर रहे हैं। ऋषभ यादव, मानस शुक्ला, इसके साथ ही आएंगे अंश, नवनीत कमल, निकिता यादव, प्रियमवदा मिश्रा, जाह्नवी वाजपेयी, शिवानी तिवारी, आर्यन सिंह, ज्ञानेंद्र गुप्ता, ऋतिक शुक्ला, तान्या शुक्ला, अहमद फराज, अमन सिंह यादव, राजमणि, सागर शाक्य, हर्ष कुमार, नितिन कुमार और आकाश सिंह। सभी विद्यार्थी आएंगे और अपना सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र लेंगे। हमारे विश्वविद्यालय में हमारे माननीय कुलपति महोदय का हमेशा यही मार्गदर्शन रहता है कि हम अधिकाधिक विद्यार्थियों की सहभागिता अपने कार्यक्रमों में करें। इसीलिए जो विद्यार्थी निरंतर कार्यक्रमों में योगदान देते हैं उनके उत्साह के लिए प्रमाण पत्रों और पुरस्कारों की व्यवस्था की जाती है। इससे विद्यार्थियों को सीखने के भी अवसर मिलते हैं और उनकी नेतृत्व क्षमता में भी विकास होता है। हमारे ये विद्यार्थी ही आने वाले समय में शिक्षा जगत के क्षेत्र में अपना स्थान बनाएंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। और निश्चय ही आने वाले समय में ये स्वयं को समाज में स्थापित भी करेंगे और हमारे राष्ट्र के विकास में अपना योगदान भी देंगे, क्योंकि अंततः पूर्ण जो शिक्षा की यह व्यवस्था है निश्चय ही हमारे विद्यार्थियों के विकास और मार्गदर्शन के लिए ही है। सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों से अनुरोध है कि वो थोड़ी थोड़ी देर में तालियां बजाएं। निश्चय ही हमें विद्यार्थियों को अच्छा लगेगा
और वो आगे भी कार्य करने के लिए प्रेरित हैं। अब निवेदन है कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर मानस उपाध्याय जी से कि वे आएं और धन्यवाद ज्ञापित करने की कृपा करें। श्रद्धेय मां सरस्वती, मंच पर विराजित प्रखर शिक्षाविदों में से एक प्रोफेसर अरविंद कुमार झा सर, जब इस कार्यक्रम की रूपरेखा में बना रहा था तो मेरे मन में ये बार बार आ रहा था कि हम किसे बुलाएं। और मेरे बहुत प्रयास के बाद सर को यहाँ बुलाने में बहुत प्रयास करना पड़ा है, लेकिन वह प्रयास कामयाब रहा। तो मुझे लगता है कि इस प्रयास के लिए एक बार जोरदार ताली। किसी भी कार्यक्रम का जो वैलिडिक्टरी सेशन होता है, मुझे लगता है कि वह ऐसा क्षण होता है जो किसी कन्वीनर के लिए एक तरफ वो खुश होता है कि अब सारी थकान जो है वो आज दूर करेंगे, सो जाएंगे। दूसरी तरफ ये मन में आता है कि हमने कितना सिस्टमेटिकली उसको कर पाए, क्या हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी, क्या हम उन एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरे। यह आकलन आप सभी को करना है। इसके अलावा जो इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, जो उस प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, जो एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मैंने अभी लिंक शेयर किया है CSJMU का लाइव सेशन का, अभी एक फीडबैक फॉर्म भी जाएगा आपके पास। उससे भी हम एक रिपोर्ट निकालेंगे कि हमारा खुद का फीडबैक क्या रहा आप लोगों के माध्यम से। मेरे लिए भी यह एक चुनौती था, इस पूरे कार्यक्रम को कराना इतना आसान नहीं था। लेकिन मैं प्रोफेसर संदीप कुमार सिंह सर का, डॉक्टर प्रशांत सर का एवं अपने स्कूल ऑफ आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस के सभी शिक्षकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सर ने अभी बोली एक बात कही कि जब आपका जो अबाउट द सेमिनार का जो बहुत अच्छा लिखा गया था उसमें, तो ये बात बिल्कुल सही है कि एक टीम वर्क था ये, और उस टीम वर्क में आज मैं अपने आप को उस पायदान पे रखता हूं, और मैं अपने आप को और अपनी पूरी टीम को मैं सफल मानता हूं। तो मैं चाहता हूं कि पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार ताली। स्कूल ऑफ आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस में डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में कार्यरत डॉक्टर किरण झा, डॉक्टर SP वर्मा सर यहाँ पे बैठे हुए हैं। उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम के लिए बहुत मेहनत करी, उनका भी एक सपोर्ट था मेरे लिए। कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हमारे मित्र और छोटे भाई डॉक्टर अभिषेक कुमार मिश्र, जिन्होंने शुरू से लेकर के अंत तक इस पूरे कार्यक्रम में अपनी पूरी ऊर्जा बना करके रखी उन्होंने। एक बार मैं चाहता हूं कि उनके लिए भी आपको जोरदार तालियां। और मंच पर विराजित इस विश्वविद्यालय के
कुलसचिव सर, डॉक्टर अनिल कुमार यादव सर, जिनके पास मैं कई बार फाइल लेकर के आया, क्योंकि जब आप कोई कार्यक्रम करा रहे होते हो तो जो आपके उच्च अधिकारी होते हैं, सबसे बड़ी भूमिका उनकी होती है कि उनका कितना सपोर्ट मिला हमें। मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा ऐसे शीर्ष नेतृत्व को, जिन्होंने 1 सेकंड के अंदर हमारी हर एक फाइल को ओके किया और मुझे मेरे कंधे पर अपना हाथ रख करके ये कहा कि तुम आगे आगे चलो, पीछे पीछे मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं चाहता हूं ऐसे शीर्ष नेतृत्व विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक जी, जिनके लिए मैं हमेशा कहा करता हूं कि वीर प्रशासक ज्ञानी सब शिक्षक के अंदर होते हैं, जहां कहीं सुकरात हुए हैं वहीं सिकंदर होते हैं। तो ऐसे यशस्वी कुलपति जी के लिए भी एक बार दोबारा जोरदार तालियों, क्योंकि उनके मोटिवेशन और उनके प्रयास से ही आज ये सफलता हमें मिल सकी है। अब बात आती है विशेष और हृदय से धन्यवाद देने की उन बच्चों को जिन्होंने मेरे साथ 4-4, 5-5 बजे सुबह तक इस सेमिनार की सफलता में अपना योगदान दिया है। मेरे सभी शोध छात्र ऋषभ गुप्ता, रामेश्वर, नेहा, इशिता, मैंने बहुत बार डांटा है आप लोगों को, लेकिन इस कार्यक्रम की जो सफलता है उसके बाद मुझे लगता है कि वह डांट नहीं था, शायद दैट इज अ लर्निंग पर्सपेक्टिव एंड लर्निंग ट्रेनिंग, हम ये कह सकते हैं। सब लोग थके हुए हैं और यहाँ पर सब लोगों को देख करके बहुत, क्योंकि सुबह से ही बहुत 2 दिन का पूरा ये कार्यक्रम जरूर था, लेकिन पूरी व्यस्तता थी इसमें। अब बात आती है कि सेमिनार हुआ तो उससे हमने जीस्ट क्या निकाला, उसका कॉन्क्लूडिंग रिमार्क क्या था। कल प्रारंभ से जो संगोष्ठी का जो उद्घाटन सत्र था उसमें चर्चाएं हुई, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे पेपर भी पढ़े गए। बेसिकली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, educational opportunity in the perspective of educational access and is in perspective of educational equity। थोड़ा और अगर इसको एक्सप्लेन करते हैं तो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, एक्सेस और इक्विटी को अगर हम नई शिक्षा नीति में देखते हैं तो हमें लगता है कि वो जो सपना है जो हमने देखा है वह साकार होने वाला है, क्योंकि आज अचानक से हमने भारतीय ज्ञान परंपरा की बातें अगर प्रारंभ कर दी तो वो सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा कहीं उसके मूल्य ह्रास हो रहे थे, हमने इसलिए भी प्रारंभ किया है कि हमारे बच्चों के अंदर जो नैतिक मूल्य हैं उनके संवर्धन में नई शिक्षा नीति किस रूप में कार्य कर रही है। इसको अगर सामान्य भाषा में समझें तो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मीन्स equal educational opportunities available to all, is equal educational access is available to all, and if it is, then that education is having with all the disparities in the society, caste, class, gender, etc. And नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आप थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जब अंदर देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि इन सब चीजों पे पॉलिसी के अंदर काम किया गया है। और फिर दूसरा एक पर्सपेक्टिव अगर हम इसमें लेकर के आते हैं, दैट इज फंक्शनल वैल्यूज। शिक्षा किसी भी देश के लिए सबसे अच्छा एसेट होता है, क्योंकि उसी के थ्रू आप जितने लोग यहां सामने बैठे हुए हैं, अगर
एजुकेशन अच्छी है तो आपकी मजबूती अच्छी है। इसलिए किसी देश के लिए जो पिलर का काम करती है वो वहां की एजुकेशन करती है। अगर एजुकेशन अच्छी है, एजुकेशन मजबूत है, तो हम मजबूत हैं। एजुकेशन के ही थ्रू नॉर्म्स, वैल्यूज एंड स्किल्स को अपलिफ्ट करने का प्रयास किया जाता है। एजुकेशन के ही थ्रू हम किसी देश की मजबूती की संकल्पना कर सकते हैं, उसके विकास की संकल्पना कर सकते हैं। इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने वाले समय में हमें उस भारत की संकल्पना में लेकर के जाएगी जो सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वो है जो आपको मुक्ति के मार्ग पर लेकर के जाए। उस तरफ यह पॉलिसी आपको सुदृढ़ और साकार करेगी। आप सभी, मैं बहुत थका हुआ हूं और मैं अब ये भी आपको बता रहा हूं कि इस सेनेट हॉल के बाहर आपको चाय और का प्रबंध हमने किया हुआ है, तो आप सब लोग वहां से चाय पी करके जाएंगे। और अटल जी की एक कविता के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। गीत नहीं गाता हूं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म सा, आज सच से भय खाता हूं। गीत नहीं गाता हूं, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेल में मीत नहीं पाता हूं। गीत नहीं गाता हूं, पीठ में छुरी सा चांद, राहु गया रेखा फान, मुक्ति के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं। गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रहित शिखा मनोहर, फैला जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। और अब समय है राष्ट्रगान का। वंदे भारत माता की। बंद हो गया ना? हाँ बंद करो।